नमस्कार बच्चों, क्लास 7th ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय वन कैसे होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वन कैसे होते हैं, पर्णपाती वन कैसे होते हैं, सदाबहार वन कैसे होते हैं, इसके अलावा शंकुधारी वन किस प्रकार के होते हैं, घास स्थल होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के घास स्थलों को किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे कि सवाना, कंपोस्ट, प्रेयरी, स्टेपी, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे बेटा। तो चलते हैं पाठ की तरफ कि पाठ में क्या कहा गया है। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृतियां एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य यानी कि खत्म हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों वाले शंक्वाकार वितान लंबे लंबे वृक्ष दिखने लगे। समझ में आया बेटा? वो ये बता रही है कि जब वो हिमाचल के मनाली घूमने गई तो वहाँ पे जिस तरीके से नीचे यानी कि जहाँ चढ़ाई नहीं थी गिरिपाद की स्थिति में, कि वहाँ पे साल और सागवान के वन नज़र आ रहे थे उसको, और जैसे जैसे वो ढलान से ऊपर की ओर बढ़ती गई बस उसकी, तो साल सागवान के पेड़ तो उसे दिखने बंद हो गए और उसकी जगह पतली नुकीली लंबी पत्तियों वाले शंकुआकार लंबे वृक्ष उसको दिखने लग गए। उसे पता चला कि ये शंकुधारी वृक्ष हैं जो कि शंकु के शेप की होते हैं, पत्तियां उसकी। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूल पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेड्रॉन के फूल थे। किसके फूल थे? रोडोडेड्रॉन के फूल थे। मनाली के आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसे देखा कि भूमि छोटे छोटे घास के कुछ स्थानों भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। समझ में आ गया? मतलब कि बेटा कि जो सलीमा है वो अपने ग्रीष्म शिविर मनाली के अंदर उसने जो जो इस वहाँ पे जाके नोटिस किया उसको अब इस पाठ के माध्यम से बता रही है कि किस तरीके से धरातलीय परिवर्तन प्राकृतिक जलवायु के अंतर्गत वनस्पतियाँ बदलती रहती हैं। सलीमा ने के अवलोकन से हमें अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती है। समझ में आ गया कि हम ये पता कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, स्थल जैसे कि ज़मीन है तो ज़मीन से जिस प्रकार से हम ऊंचाई वाले स्थानों पे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे वनस्पति में कुछ न कुछ बदलाव आता जा रहा है। हर एक वनस्पति की कुछ न कुछ विशेषताएँ होती हैं और वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ऊँचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता जाता है। जैसे कि आपने देखा बेटा कि जो कि भारत की जलवायु के बारे में बात कर लीजिए, जो कि मध्य भारत में रहता है जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है बेटा। क्योंकि वहाँ ये जो प्रदेश हैं ये भूमध्य रेखा के आसपास के प्रदेश माने जाते हैं, बीच से भूमध्य रेखा होकर गुजरती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट वाले पोर्शन पे जाते जाते उत्तर की तरफ जाते जाते जहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, शिमला, कुफरी, मनाली, ये जो प्रदेश हैं, लद्दाख है, कश्मीर है, जम्मू है, तो ये बेटा ऊंचाई वाले एरिया हिल स्टेशन है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते जाते वैसे वैसे जलवायु में परिवर्तन होता जाता है, वहाँ ठंडक बढ़ती जाती है। इसलिए वो लोगों का शरीर जो है वो ठंड के अकॉर्डिंग ढला हुआ रहता है, वो वहाँ की ठंड को सहन करने की शक्ति रखता है। इसी की जगह अगर दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, लेकिन वहाँ बारिश वाले इलाके भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जलवायु परिवर्तन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन होता रहता है बेटा, उसी प्रकार से साथ के साथ वनस्पति में भी बदलाव होते रहते हैं। पेड़ पौधों की जो बनावट है उसमें भी परिवर्तन आते रहते हैं। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता रहता है।
वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी के पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। समझ में आया? मेन ढाल वाले इलाकों पे भी और मिट्टी की जो क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ किस प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होगी। ठीक है, इन घटकों में अंतर का कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार की में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पे प्राकृतिक वनस्पति की मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है बेटा। इसको 3 श्रेणियां कौन कौन सी? एक तो वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। पहला पॉइंट है वन। वन के बारे में देखेंगे। वन क्या कहता है कि जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। समझ में आया? जो वृक्षों के लिए मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान होगा या बहुत ज़्यादा बारिश, परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वन होंगे वो वन कहलाएंगे। समझ में आया? क्योंकि वो घने होते जाएंगे, वहाँ वनस्पति खूब ज़्यादा होती जाएगी, इस कारण वहाँ वन उग जाते हैं। ठीक है, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। सघन वन और खुले वन अलग अलग हैं, तो वो विकसित होते हैं। इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्हें बांटा गया है। देखते हैं अब आगे। दूसरा है घास स्थल। जो ज़्यादा वर्षा वाले स्थान पे तो बेटा वन उग जाते हैं, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे घास स्थल उगते हैं। और कांटेदार झाड़ियाँ तीसरा पॉइंट है। तो कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं, जैसे कि रेगिस्तानों में आदि इन जगहों पे कांटेदार झाड़ियाँ बनती हैं। आगे देखते हैं। सलीमा हिमाचल की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों एवं विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों के शंकुधारी वन, रेगिस्तानों की कांटेदार झाड़ियाँ, आंध्र प्रदेशों के घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ यानी लकड़ी बेटा, दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में भी उन्होंने कई अन्य जानकारी दी। किसको? सलीमा को। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण उसकी जलवायु का बदलाव होता है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति एवं उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों का जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला पॉइंट है बेटा वन का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार शब्द से अर्थ समझ में आ रहा होगा, जो हमेशा खुशनुमा, हमेशा हरे भरे रहने वाले वन। ठीक है, तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन किन्हें कहा जाता है? सदाबहार वन को, जो कि सदाबहार यानी 12 माह हरे भरे रहते हैं, इस वजह से इन्हें सदाबहार कहा गया है। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती रहती है। आपको नाम से पता चल गया होगा कि सदाबहार है, यानी कि पूरे 12 महीने ये हरे भरे रहने वाले पौधे हैं और ये हरे भरे रह रहे हैं। इसका मतलब तो यही होगा ना कि वहाँ अत्यधिक वर्षा हो रही, इस वजह से वो हरे भरे रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण, ये मतलब बहुत घने वृक्ष होते हैं, तो इनकी जो छाल होती है वो बहुत मोटी होती है और मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब ये इतने घने होते हैं बेटा, इतने पास ये पेड़ उगे हुए होते हैं कि ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इनकी जो डालियाँ होती है वो एक दूसरे के बीच में इस प्रकार से गुथ जाती है कि ऊपर से ये इस तरीके से आच्छादित हो जाती है कि सूर्य का प्रकाश भी नीचे ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है और नीचे बहुत दलदल सी ज़मीन रहती है, बहुत कीचड़ नुमा ज़मीन रहती है। आमतौर पे यहाँ दृढ़ काष्ठ
यानी कठोर लकड़ी वाले पेड़ जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। समझ में आ गया? क्या आप जानते हैं कि ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वो इतने विशाल हैं कि उसे पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होता है। समझ में आ गया? कहने मतलब आपकी शरीर के अंदर जो फेफड़े किस स्थान पे स्थित होते हैं? हमारे हार्ट के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वो फेफड़े, तो इसी तरीके से ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उनको भी शरीर के फेफड़ों की पृथ्वी के फेफड़ों की उपमा दी गई है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि जो एनाकोंडा सांप होता है, एनाकोंडा एक प्रकार का सांप होता है जो कि बहुत विशालकाय जानवर माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। ये उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को भी मार के खा सकता है, मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी ये पूरा का पूरा निगल सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एनाकोंडा किस प्रकार का सांप हो सकता है। और ये कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा आप। ये दोनों जो पॉइंट मैंने बताए हैं, पृथ्वी के फेफड़े और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एनाकोंडा सांप, ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा। आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि सदाबहार वन किस प्रकार से सघन हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती, ठीक है, जिनकी पत्तियां गिरती है, पर्णपाती वन है ये। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन कहलाते हैं। अब ये याद रखने वाले बात है ये बेटा कि वर्षा वन की बात आती है तब तो वो कहलाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और जब मानसूनी वन की बात आती है तब कहलाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। इन्हें मानसूनी वन कहते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ की वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। जल को संरक्षित रखने के लिए बेटा जो शुष्क मौसम जब आता है तब है ना वो क्या करते हैं? पत्तियों को झाड़ लेते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो दृढ़ काष्ठ की जो वृक्ष होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं साल, सागवान, नीम, शीशम। इससे पहले वाले में जब अपन ने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के काष्ठ की लकड़ियाँ पढ़ी थी, हमने पेड़ पढ़े थे, तो उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? महोगनी, और ये सब पेड़ किस में आते हैं? सदाबहार वनों में। और इसमें कौन से आएंगे? साल, सागवान, नीम, शीशम, ठीक है। दृढ़ काष्ठ जो इसकी होते हैं उस वृक्षों से फर्नीचर, यातायात, निर्माण की सामग्री आदि बनाई जाती हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर मिलते हैं। आप कहेंगे लंगूर क्या होता है? तो बेटा लंगूर भी बंदर की कैटेगरी के होते हैं, लेकिन इनका और इनके थोड़े से इन दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव होता है। आप इस पेड़ को देख लीजिए, ये पर्णपाती वन इस प्रकार के होते हैं जो कि पानी को बचाने के कारण अपनी पत्तियां समय समय पे झाड़ते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। इतनी देर हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम चल रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की तरफ। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों पर स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों की तरफ पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो बेटा ये जो फोटो दिख रहा है ये किसके हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के फोटो दिख रहा होगा। और अभी आपको आगे आगे बताया था कि गोल्डन लंगूर, तो आपको बता दूं गोल्डन लंगूर कैसा होता है। ये गोल्डन लंगूर होता है बेटा, और ये जो नीचे दिखने वाले हैं ये क्या कहला रहे हैं? ये हाथी है। क्या है ये? हाथी। अब नेक्स्ट देखिए बेटा शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है।
शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में देखते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ये क्यों झाड़ते हैं? जैसा कि हमने आगे पढ़ा था, ये अपने पत्तियां पानी को बचाने, जल को संरक्षित करने के लिए अपनी शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से होते हैं? बांज, ऐश, बीच आदि। और यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर माने जाते हैं। और देखिए बेटा, फिंटेज और मोनाल नामक पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। ये अंडरलाइन करने वाला पोर्शन है कि फिंटेज, फिजेंट एंड मोनाल नामक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये पेड़ कैसे होते हैं? ये देख लीजिए, इस तरह के होते हैं। ठीक है, इस तरीके के होते हैं। और आप कहेंगे ये फिजेंट और मोनाल चित्र किस तरीके का होता है? तो आप देख लीजिए, ये ऊपर वाला जो इमेज है वो तो है फिजेंट नामक पक्षी की, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये है मोनाल नामक पक्षी की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि फिजेंट और मोनाल नामक पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अब चलते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति की तरफ। आप जान चुके होंगे कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। इसलिए इसका यह नाम पड़ा। क्या पड़ा इसका नाम? भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और के कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा होते हैं। ठीक है, मतलब खट्टे। नींबू वंश किसको कहते हैं? जिसमें सिट्रस होता है। सिट्रस यानी खट्टे फल। संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर और ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत ऐसे फल पाए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने इसका इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया। यहाँ वन्य जीवन कम है। समझ में आ गया? यहाँ लोगों ने अपनी इच्छानुसार रहना शुरू कर दिया, कृषि करने के लिए भूमि बना ली, तो इस वजह से यहाँ पे जो जंगली जानवर रहने वाले थे वो सब यहाँ से छोड़ के दूर चले गए। इसलिए यहाँ वन्य जीव का जीवन कम है। समझ में आ गया? देखो अंगूर के बाग किस प्रकार के हैं, इस तरीके के। क्या आप जानते हैं कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क एवं ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी जो छाल एवं पत्तियां हैं ये वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। और भूमध्य सागरीय प्रदेश के फलों की कृषि की जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा फलों की कृषि होती है, इसलिए इसे विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये अंडरलाइन करने वाला पोर्शन है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन में कहा गया है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों जो कि 50 से 70 डिग्री के बीच में है कि भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। याद रखना है कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन के लिए हमें बताना है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों के 50 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें टैगा भी कहा जाता है। अंडरलाइन करना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि टैगा किसे कहा जाता है। तो टैगा आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में उपस्थित शंकुधारी वनों को टैगा कहा जाता है। ठीक है, ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते
जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। अब ये उसने बताया था ना कि जिस तरीके से बस हमारी हाइट पे चलती गई वैसे वैसे वहाँ की पत्तियां शंकुनुमा हो गई, शंकुआकार पेड़ हो गए, लंबे लंबे पेड़ हो गए, तो वो क्या कहलाएंगे? शंकुधारी वन कहलाएंगे। तो इसी के बारे में सलीमा ने हिमालय में बताया था, और ये कहाँ मिलते हैं हमें? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में मिलते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। नरम काष्ठ यानी कि कोमल लकड़ियां होती है इसकी, और सदाबहार वृक्ष का मतलब होता है कि ये 12 माह हरे भरे रहने वाले वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी आप समझिए कि लुगदी जिससे कि अखबार बनाया जाता है, लुगदी जिससे कि बहुत सारे बर्तन भी बनाए जाते हैं, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस की पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। माचिस बनाने के लिए और पैकिंग के जो बक्से होते हैं ना बेटा, जो कि फल फ्रूट लाने के लिए अपन लकड़ी के जो बॉक्स होते हैं, कोमल लकड़ियों के बने हुए होते हैं, वो भी इनसे बनते हैं। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ माने जाते हैं। कौन कौन से? चीड़ और देवदार। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू आदि जानवर यहाँ पाए जाते हैं, और ये लकड़ी घरेलू ईंधन के रूप में भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, शंकुधारी वन किस प्रकार के होते हैं? देखिए आप, यह है शंकुधारी वन। ठीक है, लंबे लंबे, नीचे से चौड़े, ऊपर से नुकीले शेप के होते जाते हैं। अब चलते हैं बेटा, जो प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणियों को जो बांटा गया था, तो 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। तो अब हमारे वन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम घास स्थलों की तरफ। घास स्थलों में भी बेटा उष्णकटिबंधीय घास स्थल अलग तरह के होते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अलग तरीके के होते हैं। इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र के घास स्थलों को किन किन नामों से जाना जाता है, और वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नाम है, आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, और नोट्स में भी लिखना है। चलते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल की तरफ। ये वन भूमध्य रेखा की किसी भी तरफ उग जाते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ में आया? कम वर्षा से लगा के मीडियम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। ठीक है, अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी का एक प्रकार माना जाता है। अंडरलाइन करना है, अफ्रीका का घास स्थल किसके अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के अंतर्गत आता है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल किस प्रकार के होते हैं बेटा? देख लीजिएगा, ये देखिए इस तरीके के होते हैं। अब चलते हैं शीतोष्ण घास स्थलों की तरफ। ये मध्य अक्षांश क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि हमारी प्राकृतिक वनस्पति का जो तीसरी श्रेणी है, कंटीली झाड़ियाँ, उसकी तरफ चलते हैं। कंटीली झाड़ियाँ बेटा एकदम शुष्क इलाकों में, जहाँ न के बराबर वर्षा होती है, वहाँ पाई जाती है। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों एवं पश्चिमी किनारों में पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियाँ भी कम रहती हैं। ठीक है, विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान के नाम बता सकते हैं? कौन कौन से? थार का थार कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पाए जाने वाले जानवर भी अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है बेटा, जैसे गर्म मरुस्थल भी होते हैं वैसे शीत मरुस्थल भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति किसे कहा जाता है? तो
अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं? ध्रुवीय प्रदेशों में, जिससे इस कारण इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका एवं ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जो जानवरों का शरीर का पर है ना मोटा फर यानी कि क्या कह सकते हैं फर के बारे में, इनके बाल बहुत सॉफ्ट और मोटे मोटे और लंबे लंबे बाल होते हैं, एकदम सॉफ्ट नुमा। जिस तरीके से टेडी बेयर होता है ना बेटा, टेडी बेयर की चमड़ी किस प्रकार की होती है, उसी तरीके की चमड़ी इनकी होती है, मोटी चमड़ी होती है, जो इन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से? सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू एवं बर्फीली लोमड़ी है। बेटा आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे स्वेटर जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है, स्वेटर की जो कपड़ा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। क्यों होता है सॉफ्ट? ताकि वो जो शीत ऋतु में ठंड से हमें बचाता है। तो यहाँ के जो जानवर होते हैं इनकी ऑलरेडी चमड़ी सॉफ्ट सी और रोएदार होती है, ताकि इनको प्रकृति ठंड से बचाती है। ठीक है। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों का चित्र बताए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं। मतलब वो रहने, जो स्थानीय लोग होते हैं वो कृषि करना चाहते हैं और रहने के लिए स्थान चाहिए होता है। तो वो स्थान वो कहाँ से लाए? तो वो क्या करते हैं, वनों को काट काट के उस स्थानों पे अपना रहने का आवास शुरू कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो ये वन्य जीव कहाँ जाएंगे बेचारे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार से पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में अपर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि नहीं मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा की इस बात से सहमत है? तो हाँ, हम भी सलीमा की इस बात से सहमत है कि हमें पेड़ पौधों को इस तरीके से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये वन्य जीवों का स्थान है, जीवन रहने का स्थान है। इसके अलावा हमें जो ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी जो हमें पेड़ों से मिल रही है वो हमें नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें इन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। ठीक है बेटा। अब जो हमने पढ़ा कि शीत ऋतु वाले जो इलाके में कौन कौन से जानवर होते हैं उनके एक बार पिक्चर देख लीजिए किस तरीके के होते हैं। तो ये तो बेटा वॉलरस होता है। वॉलरस किस प्रकार का जानवर है? जिसकी मोटी चमड़ी होती है। ये ध्रुवीय भालू है, इसके रोएदार चमड़ी आप देख सकते हैं जो कि इसको ठंड से बचाता है। और एक है सील जो कि पानी के अंदर रहती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग घास स्थलों को किन किन नामों से जाना जाता है। देखिएगा बेटा, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है, जैसे कि पूर्वी अफ्रीका का है तो उसे सवाना कहा जाता है। याद रखने वाले हैं, ये नाम से याद रखना है बेटा। कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों को सवाना कहते हैं, तो ब्राज़ील के घास स्थलों को कंपोस कहते हैं, और वेनेजुएला के घास स्थलों को लानोस कहा जाता है। ये तीनों के तीनों उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के अंतर्गत आते हैं। और नीचे जो है ये शीत कटिबंधीय घास स्थल है, ये ठंडे इलाके वाले हैं, तो जैसे अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना के घास स्थलों को पैम्पास, उत्तरी अमेरिका के घास स्थलों को प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका के घास स्थलों को वेल्ड, और मध्य एशिया की स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया को डॉन कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। आपको ये कैसा लगा पार्ट? अच्छे से समझना है इसको। और अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के, मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी, और हमारा पार्ट ये यहाँ ख़त्म हो चुका है।